आधुनिक भारत का इतिहास। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 1885 से 1905, सेकंड चरण 1905 से 1919 और थर्ड चरण 1919 से 1948 यानी देश आज़ाद तक। और जो 1885 और 1905 हैं, 1885 से 1905 हैं, जिसे उदारवादी युग में कहा जाता है, और जो 1905 से 1919 है उसे उग्रवादी युग, जिसमें लाल बाल जो उसे नाम है मुख्य नेता, और 1919 से 1948 जो गांधी युग यानी कि गांधी का दार्शनिक चलता है। उदारवादी युग में आप देखोगे दादा भाई नेहरू जी मुख्य नेताओं में, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तेबजी, ये हैं उदारवादी नेता मुख्य। और इसी के क्रम में 1885 में एक उदारवादी नेता हैं A.O. ह्यूम, जो 28 दिसंबर को बम्बई में एक जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना की एक मूल वजह है क्योंकि 1857 में क्रांति हुई, और वो क्रांति ने इतना जो विनाश किया है, इसने अंग्रेज 1885 में 28 दिसंबर को बम्बई में एक जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम, जो अंग्रेज़ ऑफिसर हैं, जो IC अधिकारी हैं, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी की स्थापना की। वो इसलिए की कारण था कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसने अंग्रेज़ों के जो सत्ता को हिला के रख दिया था, और इसलिए उनके विचार में आया, अंग्रेज ऑफिसरों के विचार में आया कि क्यों ना भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है A.O. ह्यूम ने, और आगे चलकर यही पार्टी अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। कैसे कार्य करती हैं। और A.O. ह्यूम ने जब पार्टी बनाई उसमें एक शर्त रखी उन्होंने कि इसके वार्षिक उत्सव होगा हर वर्ष के अंतिम महीने में, यानी दिसंबर में। 1885, 1886, 1887 और 1888 यानी कि प्रत्येक साल। तो पहले साल में देखो, पहला जो अधिवेशन हुआ है बम्बई में, उसका अध्यक्ष W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम है योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें सदस्य थे 72, और A.O. ह्यूम जो कि इसका सचिव के पद पर रूप में कार्य करते हैं, जो 1885 से लगाकर 1970। और सेकंड है जो 1886, दूसरा दादा भाई नेहरू जी इसका अध्यक्ष बने, दूसरे अधिवेशन का, और ये कोलकाता में होता है, और थर्ड मद्रास में होता है, और फोर्थ इलाहाबाद में होता है। इसमें इन चारों में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष कब बनाया गया। तो पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, उसमें जो योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये पहले ईसाई हैं, भारतीय ईसाई, प्रथम भारतीय ईसाई जो इस पद पर बनने वाले। और सेकंड में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रथम फारसी आपको बोले तो दादा भाई नेहरू जी, जो दूसरे अधिवेशन में बने 1886 में कलकत्ता में। और सेकंड और थर्ड जो तीसरा बदरुद्दीन तेबजी बने, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो मद्रास में हुआ, तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का। और फोर्थ 1888 में जो जॉर्ज प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल, इनका नाम है जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद में हुआ अधिवेशन। और कांग्रेस की स्थापना जिसमें हुई उसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जो 1884 से 1888 तक कार्यरत रहे, और भारत का उस टाइम सचिव थे तो लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल। और उग्रवादियों का शरण, आप सेकंड स्टेप जो आपको बताया मैंने, इस थर्ड 3 शरण थे, उसमें सेकंड शरण है 1905
से 1919। इसमें देखो बाल, पाल और लाल, जो उनका पूरा नाम है गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों उग्रवादी नेता की श्रेणी में आते हैं। और इनके जो कार्य में 1905 में एक कार्य होता है जो भंग की घटना आप कह सकते हो, जो बंगाल विभाजन आप कह सकते हो। बंगाल को जो उस समय का राजनीतिक क्षेत्र में देखो आप, समृद्धशाली क्षेत्र देखो, सब में बंगाल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो आप, सब में बंगाल प्रथम स्थान पर था। और इसमें जो प्रत्येक सुविधा थी, यानी औद्योगिक क्षेत्र में देखो आप, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने ये किया, इसको दो भागों में विभाजन कर दिया, यानी कि सांप्रदायिक फैलाने का जो प्रयास किया गया। क्योंकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसको बांटा गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाएगी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाएगी। और बंगाल जो प्रांत है, इसमें पूर्व बंगाल में मुस्लिम बहुल्य इलाका ज़्यादा और पश्चिमी जो बंगाल में हिंदू बहुल्य ज़्यादा। इन्होंने जो खाई का कार्य करने के लिए इन्होंने ये कार्य किया है, सांप्रदायिक फैलाने के लिए इन्होंने ये पहला कदम उठाया, भंग की घटना जो। और इस घटना को 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में बनाया और बाद में इसको रक्षा दिवस के रूप में भी बनाया गया। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जो अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी और करते हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नेहरू जी इन्होंने तीन जो अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और स्वराज की मांग इस अधिवेशन में पहली बार की जाती है, कलकत्ता अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन होता है 23वां, क्रम की दृष्टि से 23वां सूरत अधिवेशन। इसमें दो जने जो चुनाव लड़ते हैं और इसका एक नरम दल की तरफ से रासबिहारी घोष और लाला लाजपत राय, इनमें चुनाव होता है। और रासबिहारी घोष इसका सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और लाला लाजपत राय इससे नाराज़ हो जाते हैं और ये मतलब आप कह सकते हो कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के रूप में। और इसी के लिए वापस 1908 में एक 23वां जो मद्रास अधिवेशन, ये सही नहीं हुआ, व्यवस्थित ढंग से नहीं होने के कारण वापस उसको 1908 में एक अधिवेशन होता है मद्रास में, मद्रास जो तमिलनाडु में है। अध्यक्षता रासबिहारी घोष करते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक आप लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम जो 1909 में आता है, और इसमें आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक आप लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, क्योंकि इसके ही कार्यकाल में ये सांप्रदायिक यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो की बात कही गई 1919 अधिनियम में। और 1911 में दिल्ली दरबार 12 दिसंबर को लगता है 1911 में। और जॉर्ज पंचम महारानी मैरी आती हैं इस अधिवेशन दिल्ली दरबार में। और आप कलकत्ता से दिल्ली, इस कार्य में दो कार्य होते हैं। इसमें जो ये अधिवेशन होता है, इसमें दो कार्य ये होते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा तो 1911 में ये दिल्ली दरबार लगाया जाता है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आती हैं। इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन होती है, इसकी घोषणा होती है 1911 को, और राजधानी बनती है 1912 में। तो आपको घोषणा पूछे तो 1911 और राजधानी बनती है दिल्ली तो 1912 में, और घोषणा 1911 में। और 1905 में बंगाल जो भंग हुआ था उसको निरस्त किया जाता है, इसके अंतर्गत निरस्त किया जाता है इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत। और गांधी युग आप स्टार्ट होता है, जो थर्ड शरण आप कह सकते हैं उसको। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। और 1889 से
अखराणु में महात्मा गांधी लॉ की डिग्री करने के लिए लंदन जाते हैं। 3 वर्ष वहाँ पर रहते हैं, 1889 से अखराणु तक। तत्कालीन समय उनके पिता, जो महात्मा गांधी हैं, उनके पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो और उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा बाई, और वो उनके पिताजी पोरबंदर और राजकोट बीकानेर के दीवान थे। और 1892 को भारत वापस लौटते हैं महात्मा गांधी जी, वापस भारत लौटते हैं 1892 को। फिरोज शाह मेहता के निर्देशन में वो वकालत शुरू करते हैं राजकोट से, ये मतलब वकालत शुरू करते हैं 1892 में। और 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वापस, 1 साल बाद। जगह है प्रिटोरिया और डरबन। ये डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। उसमें ये घटना घटित होती है, क्या होता है कि डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे हैं और बीच में ही रास्ते में उनको जो मैरिसबर्ग एक स्थान है वहाँ पर उनको नीचे उतार देते हैं। क्यों? वहाँ पर अफ्रीका में श्वेत और जो काले लोगों में जो भेद किया जाता है। और 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी जाते हैं और वो ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, तो उनमें क्या उन्होंने जो एसी कोच में टिकट ले रखा होता है और उन्हें ये वहाँ पर सिर्फ श्वेत लोगों को ही मतलब एसी कोच रिजर्वेशन करवा सकते हैं। उनके लिए तो सामान्य कोच में ही वो सफ़र कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी जो आप कह सकते हो वो उनका जो रंग है वो आप तो वो काला है, इस कारण उनको वहाँ पर इस भेदभाव का मालूम पड़ता है। मैरिसबर्ग कांड उनके जीवन में एक घटना होती है और वहाँ से वो श्वेत और जो कालों के अंदर जो भेदभाव है उनको समाप्त करने के लिए वो एक आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ से जो एशियन जो लोग जाते हैं उनके लिए वो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बना होता है, जो प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही वो वहाँ पर कार्य करते हैं कितने समय के लिए, और वो सब उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। और गांधी जी के प्रयासों से 1900 में जो वो वहाँ पर आंदोलन करते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, उनके माध्यम से गांधी जी के जो प्रयासों से 1900 में ये कानून समाप्त कर दिया जाता है। और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने अफ्रीका में किया। और एक उनके समाचार पत्र वो इंडियन ओपिनियन के मतलब पत्र निकालते हैं, जो 4 भाषाओं में होता है, गुजराती, हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, 4 लैंग्वेजों में वो पत्र छापते, इंडियन ओपिनियन। और ग्रंथ हैं उनकी, पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज जो गुजराती में होती है, और पुस्तक लिखते हैं वो 1909 में इंडियन होम रूल। 9 जनवरी 1915 को वापस वो लौटते हैं, भारत लौटते हैं। वो आंदोलन के बाद वो वापस अफ्रीका जाते हैं 1893 में और वापस भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए वहाँ हमारे जो 2003 के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रवासी दिवस के रूप में उसे मनाने का जो घोषणा की। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वार 1959 से 45 कार्य युवा सेना भर्ती उन्होंने की। महात्मा गांधी जी ने 1914 जो 18 में जो पहला वर्ल्ड वार हो रहा था, यानी पहला विश्व युद्ध हो रहा था, और वो जब भारत आए 1915 में आए, तो उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु आप कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के जो दिशा निर्देशों के कारण उन्होंने उनसे कहा कि पहले वो भारत का भ्रमण कर ले। तो उन्होंने जो भारत भ्रमण पर निकले, महात्मा गांधी 2 साल तक वो भारत भ्रमण पर रहे। तो उसी समय उन्होंने जो हमारे भारत के जो युवा थे, युवाओं को सेना में भर्ती के लिए लोगों को जागरूक किया, युवा लोगों को। इस कारण
महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी मृत्यु 1915 में हो जाती है। और 1916 में स्वदेशी आंदोलन होता है, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का प्रथम जन आंदोलन इसे कह सकते हो। ये महाराष्ट्र मद्रास में एनी बेसेंट इसका नेतृत्व करती हैं, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व करते हैं। और इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी उस समय भारत भ्रमण पर निकले हुए थे, तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, तो आपके क्वेश्चन में तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, आप कह सकते हो। और इसके बाद जनता को पहली बार संबोधित महात्मा गांधी ने कब किया, तो इसके लिए उन्होंने बनारस से विश्वविद्यालय 1916 में उन्होंने भाग लिया। और मदन मोहल्ले के प्रयासों से इस बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसी में महात्मा गांधी ने पहली बार जनता को संबोधित किया। और 1915 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते 1915 में। और 1916 में स्वदेशी आंदोलन भी होता है भारत में, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और सन 1917 में चंपारण का किसान आंदोलन होता है, नील खेती के जो बिहार में। और ये मतलब इसकी जो जानकारी राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी को देते हैं, और वहाँ पर महात्मा गांधी जी जाते हैं और वो आंदोलन करते हैं। और और वो नील खेती उनको जो किसानों को जो बोने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो उसे राहत मिलती है, तो उनकी ये पहली सेकंड सफलता आप कह सकते हो, चंपारण किसान आंदोलन। और 1918 में मार्च महीने में अहमदाबाद में मील मजदूर जो किसान आंदोलन में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। और दिसंबर 1918 को खेड़ा किसान आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी की 4 प्रमुख घटनाएं, 1915 जो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और 1917 में चंपारण किसान आंदोलन जो नील की खेती के संबंधित जो राजकुमार शुक्ला उनके किसानों की समस्या को गांधी जी को बताते हैं, और गांधी जी उनकी समस्या को सुनते हैं और वहाँ चंपारण जाते हैं और उनके आंदोलन करते हैं, और वो किसानों को न्याय दिलाते हैं। इस कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की नाम से संबोधित किया। और 1918 मार्च में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में भी ये जाते हैं महात्मा गांधी जी। उसमें क्या होता है, बोनस से संबंधित कुछ घटना होती है, और वो उनको भी न्याय दिलाते हैं, मजदूरों को भी। और दिसंबर 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन जो गुजरात में है, वहाँ पर जाते हैं। आप देखो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है, 3 गठिया पद्धति भी आप इस नाम से जाना दो। भारत में प्रथम राजनीतिक सफलता गांधी जी को मिलती है चंपारण आंदोलन से 1917 में। और भारत में पहली बाल सत्याग्रह का प्रयोग भी महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन में करते हैं। गांधी जी का प्रथम राजनीतिक सफलता अफ्रीका में मिलती है। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो प्लेग बीमारी के कारण, वो अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन, प्लेग बीमारी फैल जाती है, और उससे कारण मजदूरों को बोनस दिया जाता है, और ये बोनस की उनको आदत पड़ जाती है, और वो वापस अहमदाबाद जो मील मजदूरों का जो बोनस देना बंद कर देते हैं, तो वो आंदोलन पर उतर आते हैं। और वही आंदोलन को महात्मा गांधी ने अनशन और भूख हड़ताल के माध्यम से उनको जो वापस बोनस दिलाने में सहयोग करते हैं। गांधी जी द्वारा प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन जो आप कह सकते हो वो खेड़ा आंदोलन है, जो फसल पर करों का बढ़ना के कारण महात्मा गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन पूछे तो खेड़ा आंदोलन जो, और ये है मजदूर संबंधित है, तो ये आप इसमें कुछ नहीं है। और चंपारण जो आंदोलन है वो है नील की खेती से संबंधित है,
तो आप वास्तविक रूप से किसान आंदोलन का नाम लो तो ये है आपके खेड़ा आंदोलन।